Hello everyone and welcome to Decent Study. From today we are going to start a new series for class 9 science. इस सीरीज के अंदर हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक हर चैप्टर को कवर करेंगे इन फुल डिटेल। इस सीरीज के अंदर बेसिकली 3 सेशंस होंगे। पहला सेशन होगा रीडिंग सेशन जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बुक को थॉरली रीड करेंगे। उसके बाद होगा नोट्स का सेशन जिसके अंदर हम नोट्स के थ्रू पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे और उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे। थर्ड सेशन होगा ऑफ ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन जिसमें हम उन सब क्वेश्चंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये है क्लास 9th एनसीईआरटी के का कंटेंट जिसके अंदर हमें चैप्टर्स के नेम दिए हुए। सो एक बार हम ये देख लेते हैं कि 9th में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि मैटर क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर कि जो मैटर हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या प्योर होता है। ठीक है, फिर चैप्टर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जिसमें हम जानेंगे कि एटम मॉलिक्यूल क्या होते हैं। देन इट कम्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ये चार जो चैप्टर आपके हैं ये हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। देन कम्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज एंड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपके हैं बायोलॉजी के टॉपिक्स। के बाद 8th चैप्टर आता है मोशन। चैप्टर 9 इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर 12 इज साउंड और ये आपके टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर 8 टू चैप्टर 12 आर रिलेटेड टू फिजिक्स। और चैप्टर 13, 14 एंड 15 ये कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। वो है व्हाई डू वी फॉल इल। चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें हम नेचर के बारे में कुछ पढ़ेंगे एंड चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट ऑन फूड रिसोर्सेज जिसमें हम कुछ खाने के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। So let's get started with our chapter number 1, matter in our surroundings. साइंटिस्ट ये मानते हैं कि यूनिवर्स की हर चीज मटेरियल से बनी हुई है जिसे हम मैटर बोलते हैं। हवा, खाना, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब चीजें क्या है, मैटर है। बट इनमें ऐसा क्या स्पेशल है कि हम इन्हें मैटर बुलाते हैं? क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और इनके अंदर मास होता है। हमारे आसपास कोई भी चीज जिसका कुछ मास हो और वो कुछ जगह घेरती हो उसको हम मैटर बोल सकते हैं। जो अर्ली फिलोसोफर्स थे उनका ये मानना था कि हर मैटर 5 बेसिक एलिमेंट्स से बना हुआ है जिन्हें वो बोलते थे पंच तत्व। पंच तत्व में आते हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। बट जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि हम मैटर को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ डील करेंगे। केमिकल एस्पेक्ट को हम नेक्स्ट कुछ आने वाले चैप्टर्स में रीड करेंगे। सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बहुत पहले ये दो एक थॉट्स अराइज हुए कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूस है या फिर पार्टिकल से बना हुआ है। कुछ लोगों का ये मानना था कि जो मैटर है वो एक ब्लॉक की तरह कॉन्टिन्यूस है और कुछ मानते थे कि सैंड की तरह इसके अंदर भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो ये चीज हम प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि क्या जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है या फिर वो एक कॉन्टिन्यूस थिंग है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक 100 ml बीकर ले लेते हैं, उसको हाफ पानी से फिल कर देंगे और उसके अंदर कुछ भी सॉल्ट या शुगर हम डिजोल्व कर देंगे। और हम मार्क कर लेंगे कि पहले डिजोल्व करने से पहले देख लेंगे कि लेवल कितना है और उसके बाद भी हम ये ऑब्जर्व करेंगे, ये चीज नोट करेंगे कि क्या वाटर लेवल में कुछ डिफरेंस आया। तो ये हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते ही हैं कि हम पानी में अगर शुगर या सॉल्ट डिजोल्व करते हैं तो वाटर लेवल चेंज नहीं होता।
बट वो सॉल्ट या शुगर जो हमने ऐड किया वो गया कहाँ, वेयर इट डिसअपियर्स। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा हुआ है कि जो शुगर या सॉल्ट है वो कहाँ डिसअपियर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक आइडिया आया कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना होता है। ठीक है, तो जैसे देखो ये डायग्राम में बताया हुआ है कि हमने ये वाटर लिया, उसके अंदर ये कुछ भी सॉल्ट या शुगर हमने ऐड कर दिया और इसको डिसॉल्व कर लिया। ठीक है, तो जब हम पानी को डिसॉल्व करते हैं, सॉरी सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं पानी में, तो क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो जो पार्टिकल्स हैं पानी के, उसके बीच में सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें पता क्या चल रहा है कि अगर एक जो वाटर है वो एक कॉन्टिन्यूस बॉडी होता, तो जो शुगर है या सॉल्ट है उसके पार्टिकल्स मिक्स नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये पार्टिकल से बना हुआ है और इसके अंदर छोटे छोटे कण मौजूद हैं। और जैसे सैंड के अंदर कण मौजूद होते हैं और उसके बीच में स्पेसेस होते हैं, वैसे ही पानी के अंदर भी सेम ऐसा ही है कि कुछ इसके अंदर पार्टिकल्स, कुछ कण मौजूद हैं जिसके बीच में स्पेसेस हैं, और उन स्पेसेस के बीच में शुगर या सॉल्ट जाकर डिसॉल्व हो जाता है या फिर सेटल हो जाता है, जिसकी वजह से हम वाटर का लेवल है वो चेंज नहीं होता। लेकिन ये स्पेसेस बहुत स्मॉल होते हैं, इसी वजह से हमें पानी एक कॉन्टिन्यूअस चीज के रूप में दिखाई देता है। वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम नेक्ड आइज से उन्हें नहीं देख सकते। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यही रीड करेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। तो उसके लिए भी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, उसको हम ले रहे हैं और उसके 2-3 क्रिस्टल्स को हम 100 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। फिर हम क्या करेंगे कि 10 ml सॉल्यूशन को हम ले लेंगे, ठीक है, और 90 ml क्लियर वाटर में डालेंगे। ठीक है, और इस चीज को हम 5 से 8 बार ट्राई करेंगे। तो फिर हम नोट करेंगे कि क्या होता है। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना वो पिंक कलर का होता है। तो हम जैसे क्लियर वाटर में डालते रहेंगे बार बार, 10 ml लेकर 90 ml क्लियर वाटर में डाल दिया, फिर 10 ml लेकर 90 ml क्लियर वाटर में डाल दिया, तो आप देखोगे कि जो कलर होगा हर डाइल्यूशन के बाद, हर 10 ml को 90 ml क्लियर वाटर में डालने के बाद, कलर जो है वो लाइट होता जाएगा, बट वो स्टिल विजिबल होगा। इससे, इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि एक छोटा सा क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का एक पिंच जो है वो बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को भी कलराइज कर सकता है। यानी कि एक छोटे से पिंच में इतने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं कि वो थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स पानी को भी कलराइज कर सकते हैं। और इतने मिलियन ऑफ पार्टिकल्स एक पिंच में तभी पॉसिबल है जब साइज बहुत छोटा हो। पहली करेक्टरिस्टिक है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। देखो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम नींबू पानी बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम शुगर को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। तो वो मिक्स क्यों हो जाती है, जैसे हमने पहली एक्टिविटी में पढ़ा था कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो पानी के जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वहां जाकर सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो particles of one type of matter get into spaces between particles of other। ठीक है, तो इस चीज से क्या शो हो रहा है कि there is enough space between particles of matter, कि जो वो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस हैं, तभी दूसरे टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन या डिसॉल्व हो पाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है या सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। मतलब वो एक जगह पर टिके हुए नहीं हैं, वो कंटिन्यूसली मोशन में हैं। और इस चीज को प्रूव करने के लिए या शो करने के लिए एनसीईआरटी में कुछ एक दो एक्टिविटीज दी हुई हैं। उन एक्टिविटीज को पढ़ने से पहले हम इस पार्ट को पढ़ लेते हैं, जिससे हमें उन एक्टिविटीज को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी।
तो जब भी कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो वो एक एनर्जी पोजेस करती है या एक एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो भी चीज़ मूव करेगी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी। और ये भी एक फैक्ट है कि जब हम किसी मैटर का टेम्परेचर राइज कर देंगे या टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो उस मैटर के पार्टिकल्स हैं वो फास्टर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो हम क्या इस चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर में इंक्रीज है उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है पार्टिकल की। ठीक है, और जो हम अभी 2-3 एक्टिविटीज पढ़ेंगे उसके अंदर क्या हम देखने वाले हैं कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो इंटरमिक्स हो जाते हैं खुद से विद ईच अदर। जैसे अगर हमने शुगर को डिसॉल्व किया, हम स्टर करके डिसॉल्व करते हैं ताकि वो जल्दी से मिक्स हो जाए, बट अगर हम ऐसे कैसा छोड़ दें उसको तो भी वो मिक्स हो जाती है, बस उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो दे डू सो बाय गेटिंग इनटू स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। और कोई भी चीज़ एक दूसरे में इंटरमिक्स कैसे होती है, पार्टिकल्स के बीच में सेटल होने से। एक टाइप ऑफ पार्टिकल्स दूसरे टाइप ऑफ पार्टिकल्स के स्पेसेस के बीच में सेटल हो जाता है। और जो ये इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल्स की, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग, इसको हम बोल देते हैं डिफ्यूजन। लेट्स मूव ऑन टू दिस एक्टिविटी। पहले एक्टिविटी में हमें एक अनलिट इंसेंस स्टिक दी हुई है, यानी अगरबत्ती, जिसको हमने क्लास के कॉर्नर में रख दिया और हमने ये नोट ऑब्जर्व करना है कि उसकी स्मेल हमें कितनी दूर तक आती है। सेकंड केस में हमने उसी इंसेंस स्टिक को लाइट कर दिया यानी जला दिया और दोबारा से ये ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि उसकी स्मेल हमें कहाँ तक, कितनी दूर तक मिलती है। सो इन फर्स्ट केस आपको बहुत क्लोज जाना पड़ेगा स्मेल अगर ऑब्जर्व करनी है तो, और सेकंड केस में आपको बहुत दूर से भी स्मेल आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? पहले केस में हमने अनलिट इंसेंस स्टिक ली हुई है, यानी कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एक ही पोजीशन पर फिक्स्ड हैं और मूव नहीं कर सकते। सेकंड केस में क्या होता है कि जो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स हैं वो धुएं की फॉर्म में एयर में मिक्स हो जाते हैं और इस इंटरमिक्सिंग या इस डिफ्यूजन की वजह से ही हम तक वो स्मेल बहुत दूर तक भी आ जाती है। सो दूसरी एक्टिविटी में हम दो ग्लासेस और बीकर्स ले रहे हैं जिसको हमने पानी से फिल कर लिया है। एक में हमने इंक डाली है एंड सेकंड में हनी, और उनको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया है और फिर हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। सो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने जब इंक को मिक्स किया उसके इमीडिएटली बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे। ऐसा ही सेम हनी में। और आपको क्या लगता है कि इंक को स्प्रेड होने में थ्रू आउट द वाटर कितना टाइम लगेगा। सो देखो, इंक क्या है, एक बहुत ही पतला पदार्थ है, वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती, तो इसीलिए जैसे ही हम डालेंगे तो इमीडिएटली कुछ सेकंड्स बाद आप देखोगे कि इंक जो है वो मिक्स हो चुकी होगी पानी में। बट ये सेम केस हनी के साथ नहीं है, क्योंकि हनी एक गाढ़ा लिक्विड होता है तो उसको मिक्स होने में थोड़ा सा समय लगेगा। एक्टिविटी हमें ये बता रही है कि जो डिफ्यूजन का रेट है या इंटरमिक्सिंग का रेट है वो नेचर ऑफ मैटर पे भी डिपेंड करता है। आपका मैटर जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा मिक्सिंग में टाइम लेगा। इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं कि एक क्रिस्टल ले रहे हैं, या तो कॉपर सल्फेट का ले लो या पोटेशियम परमैंगनेट का ले लो, और उसको दो अलग अलग ग्लासेस में हमने ड्रॉप करना है। पहले में हॉट वाटर होगा और दूसरे में कोल्ड वाटर होगा। हमने सॉल्यूशन को स्टिर नहीं करना, बल्कि जो क्रिस्टल्स हैं उनको सेटल होने देना है एट द बॉटम, और फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। हम इस एक्टिविटी में ये ऑब्जर्व करेंगे कि हॉट वाटर वाले ग्लास में जो क्रिस्टल है वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा, बट जो कोल्ड वाटर वाला ग्लास है उसके अंदर क्रिस्टल को मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ये चीज़ पढ़ी थी कि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो फास्ट मूव करने लग जाते हैं, और जितनी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होगी उतना ही ज़्यादा मिक्सिंग का रेट बढ़ जाएगा। सो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर। तो हाँ, ये चीज़ हमने अभी पढ़ी थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे रेट ऑफ मिक्सिंग या रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है।
अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो क्या कहती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट का मतलब क्या है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचना। तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। सो इसके लिए भी एक एक्टिविटी दी हुई है। इसके अंदर क्या किया है, 4 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, ह्यूमन चेन्स बनाते हैं। पहला ग्रुप क्या है, एक दूसरे को बैक से होल्ड करता है एंड लॉक कर लेता है आर्म्स को, जैसे कि ईदू मिश्मी डांसर्स करते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये जो देखो पीछे से क्या किया हुआ है, इन्होंने अपने हैंड्स को लॉक किया हुआ है। फिर सेकंड ग्रुप क्या कर रहा है, हैंड्स को होल्ड कर रहा है, यानी उन्होंने सिर्फ अपने हाथ को पकड़ा हुआ है और उससे एक ह्यूमन चेन बनाई हुई है। थर्ड ग्रुप क्या कर रहा है, सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहा है बाय यूजिंग फिंगर टिप्स। और फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो इन ह्यूमन चेन्स को वन बाय वन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट टू ब्रेक कौन सा होगा? जितनी ज़्यादा पकड़ मजबूत होगी उतना ही ज़्यादा ब्रेक करना मुश्किल होगा। पहले केस में जिसमें ईदो मश्मी डांसर्स की तरह ह्यूमन लॉक किया हुआ है आर्म्स को, उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा मजबूती होगी उस चेन में। उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। सेकंड केस में कंपैरेटिवली इजी होगा क्योंकि सिर्फ हैंड्स को पकड़ा हुआ है। एंड थर्ड केस में उससे भी ज़्यादा इजी होगा क्योंकि बिकॉज सिर्फ फिंगर टिप्स को टच किया हुआ है। आगे इन्होंने पूछा हुआ है कि अगर हम हर स्टूडेंट को एक पार्टिकल ऑफ मैटर की तरह कंसीडर कर लेते हैं तो कौन से ग्रुप में आपको लगता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा फोर्स के साथ हेल्ड हैं? तो ओबियसली पहले ग्रुप में, जिसमें ईदो मिश्मी डांसर्स की तरह लोगों ने अपने आर्म्स को लॉक किया हुआ था, उसमें मैक्सिमम फोर्स है, उसमें सबसे ज़्यादा मजबूती है और उसको तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अगली एक्टिविटी में आपको एक आयरन नेल, एक चॉक और एक रबर बैंड दिया हुआ है और कहा हुआ है कि आपको हैमरिंग से, कटिंग से या स्ट्रेचिंग से इन सबको तोड़ने की कोशिश करनी है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा फोर्स से कौन से पार्टिकल्स हेल्ड हैं? देखो, जिसको तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा ऑब्वियसली उसी में सबसे ज़्यादा फोर्स होगी। तो आयरन नेल को तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए आयरन नेल में सबसे ज़्यादा ग्रेटर फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में। अगली एक्टिविटी है कि हम किसी कंटेनर में कुछ पानी ले लेते हैं और पानी के सरफेस को अपनी फिंगर्स की हेल्प से कट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप सरफेस को कट कर पाओगे? क्या रीज़न है कि आप सरफेस ऑफ वाटर को कट नहीं कर पाते हो और जो सरफेस है वो इकट्ठे ही रहता है? ये किसकी वजह से है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आप जब फिंगर को मूव करोगे वाटर के बीच में तो आपको 1 सेकंड के लिए लगेगा कि पानी जो है वो हट रहा है, बट अगले ही सेकंड में जो पार्टिकल्स होते हैं पानी के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो पहले वाली ही पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। इन 3 एक्टिविटीज़ से हमें ये पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में क्या होती है, फोर्स होती है। और ये फोर्स क्या करती है, पार्टिकल्स को एक साथ रखती है, दूर दूर होने नहीं देती। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। और एक मैटर से दूसरे मैटर में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करती है। जैसे इन 4 ग्रुप्स में जो हमने अभी एक्टिविटी में पढ़े थे, हर एक ग्रुप में क्या है, अलग अलग फोर्स है, अलग अलग मजबूती है। वैसे ही जो मैटर होता है उसमें भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वेरी करती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो मैक्सिमम 1-2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल डिसेंट स्टडी। थैंक यू एंड स्टे हैप्पी।